हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्रेटरी प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2, 11th क्लास। ओके, मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ। या द नेम ऑफ योर सेकंड चैप्टर इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। कहीं ना कहीं हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक एक्चुअल में क्या होती है और उसकी जरूरत क्या पड़ी, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी आने से पहले कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते थे और अभी भी चल रहे हैं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो देखो, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडिंग कॉन्सन, प्रोप्राइटरशिप, एक सिंगल आदमी, वन मैन आर्मी जो काम कर रहा है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। HUF जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलता है। देन पार्टनरशिप फर्म, ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन सब के मीनिंग डेफिनेशन देखेंगे, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, एंड फिर डिफरेंस बिटवीन। सो 11th क्लास में आपको इतना डिटेल में नहीं है, आपको मतलब समझ जाएगा, इतना काफी है। फिर आगे फॉर्मेशन वगैरह जो चीजें होती है वो इतनी डिटेल में नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ इज मच मच डिफरेंट फ्रॉम योर थ्योरेटिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में डिफिकल्टीज काफी सारी होती है, फिर चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो। किताब में लिख दिया होगा कि पार्टनरशिप फर्म LLP फॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिफिकल्टीज एंड अदर थिंग्स आती है प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। ठीक है, सो ये अभी इंग्लैंड का रेफरेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से आ रहा है आपका। टेक्नोलॉजी हो, इवोल्यूशन हो, ठीक है, जितने भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, फिर ये हमारे इंडिया में अप्लाई हो रहे हैं। इवन अपना कंपनीज एक्ट जो आप आगे पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956, ये कहाँ से बने थे? क्या ये इंडियंस की इनोवेशन है? नहीं, ये सब कुछ अंग्रेजों ने बनाया हुआ था, जिसको हम लोगों ने स्मार्ट कॉपी किया। क्या किया? स्मार्ट कॉपी, कॉपी पेस्ट तो किया, बट जो गलतियां थी, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको हटा दिया, और जो चीजें इंडियन कंटेक्स्ट में लगनी चाहिए उसको रख लिया, और इस तरीके से हमने स्मार्ट कॉपी करके अपना लॉ भी बना दिया। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, प्रोडक्शन वाज डन मैन्युअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेस। लिमिटेड कैपिटल वाज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वाज डन एट होम। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, सो आपने OCM में पढ़ा होगा बिजनेस के 2 टाइप्स, कौन कौन से? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर इंडस्ट्री में आपने देखे होंगे काफी सारी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और फिर कॉमर्स की काफी सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपको 2 टाइप्स में है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स इज सपोर्टिंग द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज द स्टार्टिंग पार्ट। कॉमर्स जो होता है वो इंडस्ट्री फॉर्म होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, याद आ रहा है, इन सबको हेल्प करने में है। ठीक है, सो production was now on a large scale with the help production was now on a large scale with the help of machines, and that too in the anticipation of demand. Okay, local market turns into regional, national, international markets. Revolution in transport and other commercial activities were the major effects of industrial revolution. So क्या है? revolution in transport and other commercial activities. So क्यों हुआ रिवॉल्यूशन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे अच्छा कि कैसे हुआ रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज तो पहले भी छोटी लेवल पे थी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है डन एट होम, तो उस लेवल, उस वक्त वो इंडस्ट्री ही थी एक तरफ से। लेकिन आज देखो कॉमर्स, अब एक डिमांड है आपकी दिल्ली में, प्रोडक्शन हो रहा है मुंबई में। सो मुंबई में अगर कंपनी खोल भी लोगे और वहां पे प्रोडक्शन कर भी लोगे, तो वो दिल्ली तक पहुंचेगा कैसे? दिल्ली तक पहुंचेगा भी तो सेफली कैसे पहुंचेगा? पहुंचते पहुंचते माल कहीं खराब ना हो जाए। तो देखो कितनी चीजें आ रही है, पहुंचाने के लिए हमें चाहिए पैसा, फाइनेंस, तो बैंकिंग आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है, वेयर हाउसिंग आ रहा है, ये सारी क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। OCM का जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप सब ये पढ़ने वाले हो। ओके, revolution and transport and commercial activities were the major effects of industrial revolution. To meet the new challenges of business, joint stock company form of business organization evolved. Okay, अब इसको आप आगे जब जाओगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बार बार इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बोलोगे, आप बोलते हो क्या बोलोगे? सीधे सीधे कंपनी, कंपनी फॉर्म। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखो, इन द व्यू ऑफ द अबव गिवन डेवलपमेंट्स, द सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न joint Hindu family business partnership firm proved inadequate to face the challenges posed by changing needs of commerce and industry. Thus, a new form of business organization, namely joint stock company, emerged. Different types of business organizations are discussed below. Sole trading concern, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन मैन शो वाला है ये। ओके, फिर उसके बाद में आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप फर्म, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, लिमिटेड,
पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर कुछ लॉस होता है या आपका बिजनेस चलता नहीं है, डूब जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपको बिजनेस की जो असेट्स है वो बेच के तो क्रेडिटर्स को पैसा देना ही पड़ेगा, जिनसे आपने माल खरीदा है, जिनसे आपने लोन लिया है। मान लो बैंक से आपने लोन ले लिया है 50 लाख का और लॉस हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, तो जितनी भी बिजनेस की असेट्स है वो बेच के देना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना खुद का पर्सनल असेट बेच के भी देना पड़ सकता है। पर्सनल गाड़ी हो, पर्सनल बंगला हो, जो भी चीजें हो, उन सबको बेच के भी आपको क्या करना पड़ सकता है, फिर से पूरा लोन चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू पे। ध्यान में रखना, आप अकाउंटिंग में जब पढ़ोगे लायबिलिटी और असेट, इन दोनों चीजों की डेफिनेशंस एक सिंपल वे में। लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, बंधन, कि भाई मेरे को पे करना पड़ेगा, देना है। आई एम लायबल, जैसे बोलते हैं ना लोग, आई एम लायबल टू पे। तो लायबिलिटी है मतलब मेरी तरफ से कुछ जाने वाला है। ठीक है, और असेट, असेट इज अ रिसोर्स ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो असेट है मतलब क्या है, जिसपे मेरा राइट है, अधिकार है। ओके, सो डेटर्स जो मुझे पैसा देने वाले हैं, उस पैसे पे मेरा राइट है क्योंकि मुझे मिलने वाला है। करेक्ट। और जो असेट्स मेरे बिजनेस में है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई जमीन है और कुछ है, प्लांट मशीनरी है, वो क्या है, मेरी असेट है। तो उस पर मेरा अधिकार है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, असेट। असेट इज द वर्ड गिवन टू योर राइट्स, और लायबिलिटी ऑब्लिगेशन के लिए। सो पार्टनरशिप फर्म में मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब अगर फर्म डूब गई तो मुझे मेरे जेब से पैसा देना पड़ेगा। करेक्ट। सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न का भी यही हाल था, एचयूएफ का भी यही हाल था। एचयूएफ में होता है कर्ता, एक जिसको हम बोलते हैं जो सब कुछ करने वाला है, और दूसरे जो को पार्टनर्स हैं। ठीक है, सो कर्ता की लायबिलिटी वहां पे अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों आया होगा, सोच के देखो जरा। इन तीनों में एक डीमेरिट है, दैट इज, डीमेरिट का मतलब कमी है। क्या कमी है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे हमको उसको लिमिटेड करना है। हम पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए हम सब तीनों ने डाल दिए मिलके। अब क्या होगा, 30 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है बिजनेस में। अब हम इस 30 लाख में जो भी परचेस करते हैं, सेल करते हैं, जो भी हमारी कैश आ रही है, बिजनेस खड़ा किया है, अब अगर लॉस होगा मान लो, और मेरी लायबिलिटी बन रही है देने की, तो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 30 लाख तक की, जितनी मेरी बिजनेस में असेट्स है। करेक्ट। उसके ऊपर नहीं जाएगा, मेरे को मेरा घर बेचना नहीं पड़ेगा ये लायबिलिटी चुकाने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें थोड़ा मजा आएगा, क्यों, क्योंकि काम तो सब वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी बन गई आपकी लिमिटेड। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनती है, उसके रीजंस क्या क्या है, ये आप आगे नीचे में एग्जांपल देखेंगे। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत फॉर्म होती है। फिर आपने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे होंगे। सो इनके इसमें जो वर्डिंग है कोऑपरेटिव, इसका मतलब क्या है, दो लोग मिलके एक दूसरे के लिए, सोसाइटी के लिए। ठीक है, जब हम लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं इन बिजनेस ओनली, बट 2 और मोर पीपल, तो पार्टनरशिप फर्म हो रही है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग होते हैं। करेक्ट। सो कोऑपरेटिव बैंक्स है, फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये सोसाइटीज में थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपका सोशल भी आता है। ओके। फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसमें क्या होता है, कंपनी, जैसे आप बोलते हो कि अभी किसकी, आप अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके हो सकती है कि घर में कंपनी खुद की है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, या आपने देखा होगा गवर्नमेंट कंपनी कभी सुना होगा, फिर स्मॉल कंपनी सुना होगा, स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसे। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ कंपनी। सो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जिसमें जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, मालिक, जो मालिक होते हैं कंपनी के। जैसे पार्टनरशिप फर्म में मालिक कौन होता है, पार्टनर्स होते हैं। सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न में कौन होता है, खुद 100% मालिक होता है, एक सिंगल आदमी। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, 10,000 लोग मिलके एक हजार रुपए दे दिया मान लो, और 1 करोड़ रुपए जमा कर लिया, और फिर फर्म बना ली, अपनी अपनी कंपनी बना ली। सो वो 10,000 लोग कंपनी के मालिक बन गए। ठीक है। सो कंपनी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मालिक बन सकते हैं। इसमें दो टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 चाहिए, फिर मैक्सिमम कुछ नंबर है उसके अंदर कि उतने ही लोग आ सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या है, हाँ मिनिमम इतने लोग चाहिए भाई, 7 लोग चाहिए मिनिमम हमको, और फिर अनलिमिटेड नंबर मैक्सिमम में आ सकते हैं। फिर पब्लिक कंपनी में वो 2 टाइप्स आते हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब जो नॉर्मल पब्लिक कंपनी जो शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है। फिर ऐसी कंपनी जिसके आप शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आपने देखे होंगे ना, रिलायंस का इतना बढ़ गया, टाटा का इतना बढ़ गया, तो ये क्या है, रिलायंस टाटा, ये लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है। ठीक है, सो ये बेसिक समरी देख ली।
अब देखो सोल ट्रेडिंग कॉन्सन, अ सोल ट्रेडिंग कॉन्सन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओन मैनेज कंट्रोल। ये इसको तो है ना याद ही कर लेना आपको, ओन मैनेज एंड कंट्रोल हर जगह आपको ये आएगा। ओन मैनेज एंड कंट्रोल क्या है, OMC, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। ठीक है, अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रेडर। सोल, सोल, ये सोल मतलब सिंगल। Features: there is no separate law or act governing sole trading concern, but it has to follow all the laws of land. तो इसका कोई सेपरेट एक्ट नहीं है। जैसे कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो कंपनीज का एक्ट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो कॉलेज में, 10th पास करके आए, तो आपको जो प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो वहाँ पे क्या है, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे। वैसे ही आपकी कंपनी जब रजिस्टर करोगे तब सेम प्रोसीजर आपकी वहाँ पे भी अप्लाई होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, करेक्ट। लेकिन सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न में क्या है, आज आप खुद की दुकान डाल सकते हो, कौन आपको पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला। तो उसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। बट ऑल लॉज ऑफ लैंड, लॉज ऑफ लैंड मतलब क्या होता है, जैसे इस भारत में लॉ है कि भाई कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ या हो या कोई भी लॉ हो, जो नॉर्मल लॉ ऑफ लैंड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट में बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी अगर आपको खोलनी है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स लगेंगे, उसके बिना नहीं होगी। ये अगर लॉ है तो आप क्या प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो बिना 2 मेंबर्स के? नहीं खोल सकते। उसके लिए आपको 1 पर्सन कंपनी बोल के एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके तहत जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न में क्या है, आप अकेले खुद ही रहोगे ना उसमें, तो उसमें कोई लॉ है, आपको कोई रिटर्न्स भरने हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में हजारों टाइप्स के कंप्लायंसेस है। ठीक है, रिलायंस को कई बार कंप्लायंस करने पड़ते हैं कंटिन्यूअसली, मंथली कंप्लायंस होते हैं उनके। लेकिन क्या वो कंप्लायंसेस आपको सोल ट्रेडिंग में करने पड़ेंगे? किसी को आपको बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा ना। सो ऑल लॉज ऑफ लैंड तो लगेंगे भाई। अगर आप जीएसटी, अब जीएसटी क्या बोलता है कि भाई 20 लाख रुपए से ऊपर जो भी धंधा कर रहा है उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। सो क्या सोल ट्रेडर बोल रहा है मेरा तो कोई लॉ है ही नहीं, तो क्या मैं जीएसटी नहीं भरूंगा? ऐसा नहीं, जीएसटी का जो लॉ है वो लगेगा। ठीक है, सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न हैज ओनली वन ओनर। ठीक है, एक मालिक है भाई। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। अब 15-20 हजार 25 हजार में भी सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न शुरू हो सकती है। छोटी मोटी दुकान तो वहीं से भी शुरू हो सकती है। कपड़े की अगर थोड़ी बड़ी दुकान डालना चाह रहे हो तो वहां पे आप 1-2 लाख 5 लाख के कैपिटल के साथ में कर सकते हो। लेकिन कंपनी फॉर्म होती है तो भी छोटी कंपनी ऐसे 1-2-5 लाख में भी हो जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं होगी। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो तो करोड़ों हजारों करोड़ों में अगर बिजनेस होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, कंपनी फॉर्म काम आता है, सोल ट्रेडिंग तब काम नहीं आता। There is no division of profit or loss as there is a single owner. All decisions of business are taken by sole trader. The proprietor sole trader can ensure maximum business secrecy. The liability of sole trader is unlimited. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the liability of sole trader is unlimited और proprietor can ensure maximum business secrecy. बिजनेस सिक्रेसी। अब जब कंपनी है तो कंपनी में काम करने वाले लोग भी होंगे, कंपनी को अपने रिटर्न्स भी भरने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मालूम तो बहुत से लोगों को पड़ेगा, कुछ अंदर की बातें भी मालूम पड़ेगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटर है, उसके बिजनेस में क्या हो रहा है ये सिर्फ उसको मालूम है, किसी और को मालूम है, किसी और को नहीं मालूम, राइट। तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन होती है क्योंकि सारे डिसीजंस वही ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। ठीक है, कोई और आके आपके बिजनेस के डिसीजन नहीं लेने वाला है। एंड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा वो आपका ही होगा, राइट। कोई उसमें हिस्सेदारी तो लेगा नहीं। हाँ, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक का ब्याज देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल पेमेंट जो प्रॉफिट बच रहा है वो सब आपका ही है। सो देर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट। सो ये टोटल 9 इसके फीचर्स आपको बुक में दिए गए, उसमें से आप कोई भी 4 या 5 फीचर्स भी अच्छे से लिख लो तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन द बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, इसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। सोल ट्रेडिंग कॉन्सन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। सो जब लार्ज स्केल के बिजनेस ऑपरेशन हो रहे हैं, मान लो आप शुगर फैक्ट्री डाल रहे हो, तो क्या सोल ट्रेडिंग कॉन्सन से शुगर फैक्ट्री डालोगे या कोई कंपनी खोलनी पड़ेगी आपको? ऑफ कोर्स कंपनी खोलनी पड़ेगी आपको। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, when a Hindu undivided family conducts a business inherited by it as per Hindu law, it is called as a joint Hindu family business. ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसके हिसाब से गवर्न होता है। तो उस एक्ट में कुछ चीजें बताई गई होगी कि कैसे इस HUF का मेंबर बना जा सकता है। जैसे सोल ट्रेडर अगर आपको बनना है तो आपको आज भी बन सकते हो, आप सीधा दुकान खोल सकते हो आप अपनी। पार्टनरशिप अगर करना है आपको तो 2 पार्टनर्स को साथ में आना पड़ेगा और बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, फिर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन इधर
HUF में क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ही बिकम्स द मेंबर ऑफ दैट HUF। मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली, पैदा होना पड़ेगा आपको उस घर में तभी वो होगी। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता। इसको क्या बोलते हैं, कर्ता। जो क्या करता है, जो करता है, क्या करता है, जो बिजनेसेस के डिसीजन सारे लेता है। अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, को पार्टनर्स। इनको हम पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, को पार्टनर्स। ये वर्डिंग को ध्यान में रखो। कर्ता जो कि बिजनेस के आपके सारे डिसीजन लेने वाला है, जो सब कुछ संभाल रहा है, जिसके बिना HUF है ही नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर है को पार्टनर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने भी हो सकते हैं। ओके, ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन बिजनेस। सभी के सभी लोग बिजनेस में हैं। जैसे आप देखोगे HUF है तो उसमें सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑल फैमिली मेंबर्स को एक्टिवली एंगेज रहना पड़ेगा बिजनेस में, करता ही सब कुछ करता है। बाकी के लोग जो होते हैं उसमें मेंबरशिप में उनका नाम होता है। द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे भी फिर से आपने पढ़ा होगा, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी तो तकलीफ देती है ना, जब लॉसेस होते हैं तब आपको अपना सब कुछ बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा। लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। तो अब देखो, लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड, तो क्या ऐसा हो सकता है यार कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करके रख दिया ट्रस्ट में। अब ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट। वो आपके इस करिकुलम में अभी शायद मेरे हिसाब से नहीं है, बट प्राइवेट ट्रस्ट क्या होती है कि जैसे मान लो आपके पास में प्रॉपर्टी काफी सारी है। ठीक है, आपको डर है यार कहीं आगे चल के कुछ गलत ना हो जाए या कुछ मेरा लॉसेस ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर्टी बेच के पैसा देना पड़े सामने वाले को। तो आप क्या करते हो, उस प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिशियरीज, ट्रस्ट बनाते हो, ट्रस्ट में आप बेनिफिशियरीज को ऐड कर देते हो और उन बेनिफिशियरीज के नाम पे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हो। सो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 2 साल तक, 2 साल कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही फिर वो हो जाती है क्या, प्रॉपर्टी पूरी आपकी सिक्योर, क्योंकि अब उसके ऊपर अधिकार किसी का भी नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ वो ट्रस्ट का अधिकार है और बेनिफिशियरी के यूज के लिए आएगी। और जब ट्रस्ट वाइंड अप हो जाएगी तब क्या होगा, वो बेनिफिशियरीज को उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके, सो ये ट्रस्ट की बात थी कि ट्रस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि लायबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर कर्ता एंड इट इज लिमिटेड फॉर को पार्टनर्स। ओके, को पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी लिमिटेड है। कर्ता इज द मैनेजर कंट्रोलर कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। कर्ता इज द मैनेजर कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ बिजनेस। ओके, ठीक है। कर्ता being the sole decision maker can quickly can take quick decisions. Okay, so कर्ता ही sole decision maker है। The profit sharing ratio keeps on changing depending upon the births and deaths in the family. अब मान लो एक कर्ता है, ठीक है, और फिर 3 बच्चे हैं। ओके, अब जो रेशो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इतनी ही लोग हैं समझ लो एक बार के लिए, 25 25 25 25, या फिर मान लो अभी इसके अंदर हाउस वाइफ भी है तो 20 20 20 20 20 ये आ रही है। ओके, अभी के लिए रेशो। अब क्या होगा कि एक और पैदा हुआ तो क्या हो जाएगा, जो रेशो है वो अब 3 बच्चों की जगह पे 4 बच्चों में हो जाएगा, तो 4+1। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपका क्या होगा, रेशो चेंज होएगा ऑटोमेटिकली। अगर किसी की डेथ होती है, अननेचुरल डेथ हो सकती है, तो फिर उस हिसाब से आपका रेशो बढ़ भी जाएगा क्योंकि एक निकल चुका है उसमें से। करेक्ट, सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर है पार्टनरशिप फर्म। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 or more पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या है, जो कि ओन मैनेज एंड कंट्रोल है। देखो, ओन मैनेज एंड कंट्रोल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ओन मैनेज एंड कंट्रोल ऊपर जब हमने पढ़ा था हर जगह पे आएगा। ओन मतलब जिसकी मालकी है, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, और कंट्रोल, कंट्रोल भी तो आपका ही होना चाहिए। सो ओन मैनेज कंट्रोल, ये वर्डिंग आपकी आनी चाहिए जब भी आप इसके ऊपर कुछ लिख रहे हो। बाय 2 or more पर्सन इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। द ओनर्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र में अगर आप खोल रहे हो तो आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो यहाँ का जो पार्टनरशिप का एक्ट है उसके हिसाब से, अब ये स्टेट वाइज एक्ट अलग अलग है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हो गया आपका सेंट्रल, लेकिन महाराष्ट्र में सेपरेटली बोला गया कि आपको यहाँ पे तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ठीक है,
जिस स्टेट में नहीं बोला गया उस स्टेट में आप नहीं करोगे। तो पार्टनरशिप फर्म में फीचर्स देखिए, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, उतने तो लगने वाले हैं, मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस। ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड इट इज ज्वाइंट एंड सेवरल। ओहो हो, क्या बोल दिया इसने, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड है बट इट इज ऑल्सो ज्वाइंट एंड सेवरल। अगर 5 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, उनके पास में बचा कुछ नहीं है, लेकिन लायबिलिटी है मान लो 1 करोड़ की, 1 करोड़ देना है। देखने जाए तो सबके हिस्से में 20-20 लाख आने चाहिए। अब एक पार्टनर है जो करोड़पति है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और 2 पार्टनर ऐसे जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो उनका जो शेयर है 20-20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए टोटल हो गया। वो अगर उनसे रिकवर नहीं किया जा रहा है, तो जो पार्टनर ए है उससे भी रिकवर किया जा सकता है। पार्टनर ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई तीनों की लायबिलिटी है 20-20 लाख। ए है बड़े घर से, बड़ा उसके पास में पैसा है, बी नॉर्मल घर से, सी नॉर्मल घर से, डी और ई इन दोनों का हो गया 20-20 लाख का लॉस, क्योंकि इनके पास में पैसा ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, सो अब क्या होगा, जब वो पैसा नहीं है तो वो पार्टनर्स के जेब काट के लिया जा सकता है। कौन से पार्टनर्स, जिन पार्टनर ने ऑलरेडी 20 लाख रुपए भर चुके हैं ना, उसके उपरांत भी उन्हें भरना पड़ेगा जब तक कि उनकी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं होती। ठीक, सो मिस्टर ए को कितना देना पड़ेगा, 20 लाख खुद के, बी और सी को तो नॉर्मल है, उनके पास में तो कुछ कुछ है नहीं, और ए के पास में काफी सारा पैसा है, तो क्या होगा, 40 लाख जो शॉर्टफॉल आ रहा है डी और ई का, वो 40 लाख को भरना पड़ेगा किसको, मिस्टर ए को अपनी जेब से, और उसके बाद फिर वो रिकवर कर सकता है डी और ई से। तो ये ज्वाइंट एंड सेवरल बोलते हैं इसको, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज ज्वाइंट एंड सेवरल। एक बार अगर आपको इसको गूगल करना है, ज्वाइंट एंड सेवरल, देखो ज्वाइंट एंड सेवरल, तो इन्वेस्टोपेडिया, इन्वेस्टोपेडिया कहाँ गया, ये देखो, इन्वेस्टोपेडिया इज अ वेरी गुड वेबसाइट। अगर आप फाइनेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना अपने आप को, तो यू शुड नो दैट वेबसाइट। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, ठीक है, यहाँ देखो इसमें क्या दिखा है, क्रिटिसिज्म्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी for workers who became ill after working at multiple job sites where they were exposed to harmful material. For example, they might be construction workers who suffers physical ailment that can be contact with toxic substance, and the workers might argue that inadequate precautions were caused by several employers who were responsible for worker safety at various sites where they work. तो अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, एक वर्कर है, वर्कर का ग्रुप है, और उनकी जो फिजिकल एलिमेंट, जो तबीयत खराब हुई है, उसके रीजन मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया था जो अलग अलग एम्प्लॉयर्स के थे। अब लास्ट में जिसके पास में काम किया, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले उन्होंने जहां जहां पे भी काम किया है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट एंड सेवरल। ठीक है, ओके, सो पार्टनरशिप फर्म में जब भी ज्वाइंट एंड सेवरल आ रहा है, इसका मतलब समझ लो कि अगर कोई पार्टनर्स दे नहीं पा रहे पैसा, तो दूसरे पार्टनर जिनके पास में पैसा है, उनकी जेब काट के पैसा लिया जा सकता है। दिस इज ज्वाइंट एंड सेवरल। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, ठीक है, ये तो सबको मालूम है। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कौन दे रहा है, पार्टनर्स ही दे रहे हैं। अगर आप लोन ले रहे हो तो इट इज बोरोड कैपिटल। लोन अगर आप ले रहे हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, इट इज बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब क्या, जो पैसा लोन लिया है, बोरो किया है। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, करेक्ट है, इसका भी कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि इसको तो रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ रहा है आपको, बट इसका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है पार्टनरशिप फर्म्स का, ठीक है, इन इंडिया। भले ही एक्ट इसका बता रहा है, क्योंकि इसको उस एक्ट के अंदर जाके आपको जो प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, या फिर जैसे कंपनीज एक्ट हो या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, जहाँ पे रेगुलेट हो रहा है चीज, वैसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको इसका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एलएलपी आएगी तब उसका सेपरेट लीगल स्टेटस रहेगा क्या, वो अभी सस्पेंस में रखते हैं, और जब एलएलपी पढ़ते हैं तब देखेंगे, क्योंकि उसमें रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर हो रही है। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। सो क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अब मेरी मर्जी आई, मैंने चिट्ठी पे लिख दिया ये चिट्ठी कि भाई इसका शेयर है, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मीटिंग होगी पार्टनरशिप फर्म में आपकी, और उसके बाद ही होगा वो। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ बिजनेस, तो ये मान लिया गया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट। जनरल ये चीज है, एग्रीमेंट में अगर कुछ बोला गया है कि भाई ये बंदे को ये मालूम है तो वो काम करेगा, उसको उसकी सैलरी मिलेगी इतनी, तो वो वैसे चलेगा एज पर एग्रीमेंट।
बट अगर जनरल इसके बारे में कुछ बोला नहीं है सो ये इस तरीके से चलेगा। सो ये जनरल क्लॉजेस है। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स ऑफ बिजनेस। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। क्या है सेपरेशन है क्या? नहीं है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ये क्या होता है अभी इसको पढ़ लो। कंपनी में क्या होता है ओनरशिप अलग है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी साहब है तो वो कौन है? ओनर है कंपनी के। लेकिन मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने वाले तो अलग लोग हो सकते हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं वहां पे। अब ऐसे देखने जाए तो मैनेजमेंट में उनके ही लोग आते हैं, वो खुद भी है लेकिन साथ साथ में कुछ और लोग भी है। ओके देन पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो एज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। ये क्या है? पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है ना, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे आप घर लेते हो तो उसको क्या बोलते हो? रेंट एग्रीमेंट, करेक्ट। तो वैसे ही जब पार्टनरशिप बनती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें कौन कौन पार्टनर होंगे, डिटेल्स। पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ बिजनेस। सो ये क्या होती है? इसमें सारी डिटेल्स होती है कि किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा, लॉस हुआ तो उसका रेशो कैसे रहेगा, या फिर सैलरी कितनी मिलेगी, ड्राइंग्स कितनी होगी, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर आपका कैपिटल पे आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो वो कितना होगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा आपको। इसी अलग अलग सारी चीजें हैं। ओके तो ये है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे कॉमन फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेडर में वन मैन शो है तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तीनों में भी लीगल स्टेटस नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक सेपरेट चीज क्या है कि वहां पे जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो वो क्या बनेगा, उसका उसका मेंबर बन जाएगा एचयूएफ का। ओके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब ये इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली दो चीजें हैं, एलएलपी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। एज द नेम सजेस्ट पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इसकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी, कोई खुद की जेब काट के पैसा देने की जरूरत नहीं है। जितना बिजनेस में पैसा है उतना तुम मैक्सिमम चुकाओगे अगर लॉस होता है या लायबिलिटी आती है आपकी देने की तो। which means that the personal assets of the partners are not attached for paying off the debts of LLP. ठीक है, nowadays it has become a very popular form of business. All limited liability partnerships are governed by LLP Act 2008। तो कितना रिसेंट वाला है ये? आप बाकी के एक्ट्स देख रहे हो अंग्रेजों के जमाने के 1932, 1956 कंपनीज एक्ट, वापस 1956 हमने देखा, अभी कंपनीज एक्ट भी 2013 वाला है, ठीक, नया वाला कंपनीज एक्ट। सो एलएलपी एक्ट किससे गवर्न हो रहा है? एलएलपी किससे गवर्न होती है? एलएलपी एक्ट से। सब देखो इसमें क्या लिखा है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऊपर लिखा था लीगल स्टेटस कुछ नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है? सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, अनलाइक द ओल्ड पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे थे। ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, अभी आपको बार बार वर्ड आएगा या बॉडी कॉर्पोरेट क्या है ये तो नहीं पढ़ा। जो भी जिसका भी अपना खुद का सेपरेट लीगल स्टेटस है, चाहे वो कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एलएलपी है, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट आते हैं, ये सब एक कॉर्पोरेट है, करेक्ट। सो ये इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, नेचुरल लिविंग पर्सन जैसे मैं हूं, अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल ट्रेडर मान लो मैं बिजनेस करूँ, लेकिन मैं अगर कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मैं कंपनी का मालिक हूँ मान लो, तो मैं क्या हो गया? ओनर। मैनेजमेंट में कौन है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मेरे बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, काम करते हैं, उसके ऊपर उसकी सैलरी मिलती है उनको, सो वो क्या हो गया? मैनेजमेंट। और जो मेरी कंपनी है मेरी खुद की, वो कंपनी क्या होगी? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, उस कंपनी के जो लायबिलिटी है वो उसके असेट्स तक सीमित है। मेरी कंपनी के असेट्स अगर 100 करोड़ है तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम 100 करोड़ तक हो सकती है, मेरी पर्सनल वेल्थ उसमें अटैच नहीं होगी। ओके, द एलएलपी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, तो एलएलपी में मिनिमम 2 लगेंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ऊपर हमने पढ़ा था 50, तो ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन था 50 का, यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितने पैसे से चाहे उतने से शुरुआत कर सकते हो। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। अब यार ये जो लिखा है ना, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, ट्रस्ट मी गाइस, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान होता तो फिर क्या ही होता। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आसान नहीं होता है, बट पेपर में आपको लिख के आना है, ठीक। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिच शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। सो हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है जैसे एग्रीमेंट में लिखी हुई है वैसी होगी। अगर एक पार्टनर की लिखी हुई है 50%, बाकी दो की लिखी हुई है 25-25, तो क्या होगा? 3 पार्टनर्स की मिला के इस तरीके से लायबिलिटी आएगी। अगर कल किसी को 10 लाख रुपए चुकाने तो 5 लाख रुपए मिस्टर ए चुकाएगा, बचे हुए लोग 2.5 लाख रुपए चुकाएंगे
खत्म। वो भी उनके पर्सनल वेल्थ से नहीं, एलएलपी में जो उनका पैसा है उससे। इट हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, हाँ, लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन एज कंपेयर टू कंपनी। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द एलएलपी एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, so no restriction on joining and leaving the LLP except as stated in the partnership agreement. Okay, ठीक है। And double taxation is avoided, there is no tax on share in profit. Double taxation is avoided, there is no tax on share in profit. अब ये क्या बोल रहा है, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि टैक्सेशन लगता कैसे है। ठीक है, अब मान लो पार्टनरशिप फर्म पैसा कमा रही है, बिजनेस कर रही है। ठीक है, उसका बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लॉथ्स का, रेडीमेड गारमेंट्स बेचने का। 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, वहां से प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए साल का, फर्स्ट इनिशियल बेसिस पे उतना ही आया मान लो। अब 10 लाख रुपए वो लोग जो प्रॉफिट कमाए हैं उसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, एलएलपी भरेगी। ठीक, एलएलपी का जो भी रेट होगा उससे भर देगी। फॉर एग्जांपल मान लो पार्टनरशिप फर्म का रेट है 30%, तो 10 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट पे 30% कितना हुआ आपका, 3,33,000 रुपए भर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए भर दिया आपने, 30% है तो 3 लाख रुपए आपने भर दिए, बचे 7 लाख। अब ये 7 लाख रुपीज आपने क्या किए, निकाल लिए तीनों पार्टनर ने मिलकर अपने अपने इक्वल प्रोपोर्शन में। अब आपने जब पैसे निकाले तो क्या फिर से इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है क्या, कि नहीं आपकी इनकम हुई, तो फिर फायदा ही क्या पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने का। पार्टनरशिप फर्म ने तो ऑलरेडी 10 लाख के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भर दिया है ना, तो अब जो भी प्रॉफिट मैं निकालूंगा पार्टनरशिप फर्म से बाहर मेरे बैंक अकाउंट में, सब कोई फिर से टैक्स नहीं लगने वाला। सो वो क्या बोल रहे हैं, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is a voluntary association of person formed to achieve certain economic objectives. Okay. The nature of cooperative organization is service oriented. ठीक है, the registration of cooperative society is compulsory in the state of Maharashtra under the Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960 1960. Economic objectives OCM फिर से ध्यान करना है यहाँ पे थोड़ा। एंड नेचर कौन सा है, सर्विस ओरिएंटेड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी कंपल्सरी, फर्स्ट फीचर। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है। नंबर ऑफ मेंबर्स 10 मेंबर मिनिमम लगेंगे जब भी आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हो। ठीक है, मान लो आप खोल रहे हो एक, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हो भाई, आप एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हो, तो उसमें मिनिमम 10 तो लगने ही वाले हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। सब मान लो शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, क्या होगा इसमें, मिनिमम 10 तो लगेंगे, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम नो लिमिट है। अभी वो कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड है। आपने नोटिस किया होगा जहां जहां पे भी ये स्टैट्यूट में सेपरेट लीगल एंटिटी आ रही है ना, वहां वहां पे इनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो रही है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स एम इज नॉट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बट इट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। सो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है एम, बट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। तो इसलिए मैंने पहले बोला था आपको जब, कि इसका थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे बिजनेस मेन ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है क्या, नहीं, प्रॉफिट कमाना है। ओसीएम में हम लोगों ने तो यही पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट तो हम यहाँ पे भी कमा रहे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो हमारा आज भी वो है, बट हमारे जो मेंबर्स है उनको सर्विस मिलनी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक जैसे अपने इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है, लिबरल है। ठीक है, लोकशाही है यहाँ पे। सो वैसे इसका मैनेजमेंट भी लिबरल है। देयर इज इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। सो वन मेंबर वन वोट, ध्यान रखना, वन शेयर वन वोट नहीं है, वन मेंबर वन वोट। सो एक आदमी जिसका मेंबर है उसका वन वोट रहेगा, फिर वो चाहे कितना भी तगड़ा हो कितना भी हल्का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मेरे पास में कंपनी में, अब रिलायंस की कंपनी में अंबानी जी का और मेरा, क्या दोनों का वोटिंग राइट सेम रहेगा, नहीं ना। उनके पास में 40% होल्डिंग है। ठीक है, मान लो 100 शेयर है, उसमें से 40 वो खुद अकेले होल्ड करके बैठे हैं, और बचे हुए 500, बचे हुए अभी कितने लोग हो सकते हैं, 60 लोग।
एक एक शेयर लेके बैठे हैं, तो जिसके पास में एक शेयर है और जिसके पास में 40 शेयर है, तो क्या वोटिंग राइट चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा, वो तो कंपनी के मालिक है। हम लोग तो ऐसे एक दो शेयर परचेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो वहां पे इक्वालिटी है क्या? वो नहीं है, क्योंकि वहां पे जिसके पास में ज्यादा होल्डिंग है वो बन रहा है मालिक। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे इक्वालिटी है, वन मेंबर वन वोट है। अगर आप एक मेंबर हो तो आप, फिर अगर नरेंद्र मोदी भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है तो उनके पास में सिर्फ एक वोट है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग के मिलकर एक 100 वोट हो गए, करेक्ट। लेकिन कंपनी में वैसा नहीं है। 100 शेयर में से अगर 40 किसी के पास में, तो वो अकेला 40 के बराबर होगा और बचे हुए 60 लोग एक एक होल्ड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। देर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके भी रिटर्न्स वगैरह होते हैं, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, ऑडिट होता है। A sole trading concern, joint Hindu family business partnership firm could not meet the requirements of large-scale business organization. All of them have limited funds, no stability, unlimited liability, and lack of managerial ability. So, joint stock company was established. So, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको joint stock company फॉर्म होने के पीछे रीजन क्या है, चलो एक लाइन में बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स काफी होती है, उनको कैपिटल काफी ज्यादा चाहिए, जो ये लोग नहीं दे सकते। 10 लोग मिलके 1-1 लाख देंगे तो 10 लाख हो जाएगा, अकेला आदमी 10 लाख कहाँ से लाएगा? करेक्ट। सो लिमिटेड फंड्स, स्टेबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे डरावना चीज, एंड लैक ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। जॉइंट स्टॉक कंपनी, a joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirements of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activity. जब भी बिजनेस लार्ज स्केल पे चल रहा है ना, तब क्या होगा? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी हेल्प करेगा। एलएलपी भी करता है, बट उसके आगे फिर है कंपनी। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 18th century. At present in India, we come across different type of joint stock companies such as पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। इन सबको, इनके बाद में भी और कंपनीज हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबके मीनिंग समझने वाले हैं, डिफरेंसेस समझने वाले हैं, क्वेरीज आए तो उसको सॉल्व भी करने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बताओ यार क्या है? कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अरे यार, ये तो पार्टनरशिप फर्म में भी था कि दो दो तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, तो फिर इसमें फर्क क्या है? हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पज। ओके, ये भी प्रॉफिट कमाने का ही है मकसद, तो यहाँ पे भी। और गोल, द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट, आर्ट, एंटरटेनमेंट। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। In simple words, a company is a voluntary association of a persons for carrying some business and sharing profit thereon. तो ये सेम चीज तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी तो हो रही है। वहां पे भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, उनका भी बिजनेस करना है और फिर पैसा कमाना है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क है रजिस्ट्रेशन का, फर्क है लीगल स्टेटस का, फर्क है लॉज का। ओके। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में पैसा कहाँ से लाओगे इतना? हर पार्टनर 10-10 हजार भी देगा तो 50 पार्टनर मिला के कितने होंगे? 5 लाख। यहाँ पे अगर 10-10 हजार हर जन दे रहा है और 1000 लोग लेके आ रहे हो तो कितने हो गए? 1 करोड़। तो डिफरेंस कितना बड़ा है? That's why joint stock company is needed. Joint stock company can collect huge capital for the business. The capital of company is divided into small number of indivisible units of fixed amount. These units are known as shares. तो शेयर का मतलब क्या होता है? देखो, मैं स्टॉक मार्केट की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं चीजें सिखाने वाला हूँ। सो वहां पे भी मैंने शेयर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। ये हम लोगों ने डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। सो कंपनी जब होती है तब वो क्या होती है? फॉर्म कैसे होती है? मल्टीपल्स लोग मिल रहे हैं, लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा किसका होल्डिंग कितना है? तो कोई ना कोई चिट्ठी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा आपका नाम, आपका शेयर होल्डिंग इस कंपनी में इतना है। आपके पास में रिलायंस के शेयर, तो रिलायंस की जो चिट्ठी आती है घर पे, उसमें लिखा होता है। अब वो चिट्ठी आना बंद हो गई, अब वो डीमैट में हो गए। डीमैट मतलब क्या? डीमैट अकाउंट। एक होता है फिजिकल शेयर्स, जो आज से कुछ सालों पहले फिजिकली चलते थे, जहाँ पे आपके शेयर सर्टिफिकेट आपके घर पे आते थे। और अब क्या है? अब होता है डीमैट में। डीमैट मतलब ऑनलाइन मोड में, जहां पर आपके शेयर्स, सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये जो डिपॉजिटरीज है, अब ये इतने सारे वर्ड्स आ रहे हैं ना, या फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे शेयर्स रखे होते हैं आपके, जो कौन है आपके शेयर्स के कस्टोडियन है,
जैसे ये पेन है, इस पेन की कस्टडी मेरे पास है, मान लो ये पेन आपका है लेकिन कस्टडी मेरे पास है, तो हु आई एम, कस्टोडियन। ठीक है। सो चलो हम कहाँ थे, कहाँ भटक गए, शेयर पे। तो दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स, अ पर्सन हु परचेज शेयर्स इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। सो जैसे पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है, जो जो प्रॉफिट शेयर जिसको होता है वो कौन है, पार्टनर है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर उतने इसके लिए पैसा दिया है, कैपिटल दिया है अपना, तो ही बिकम्स द पार्टनर। सो यहाँ पे सेम वैसा क्या है, जो शेयर खरीदी कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का मालिक है। द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज विद द शेयर होल्डर्स while its day-to-day administration is in the hands of directors who are the elected representatives of shareholders. The directors are collectively known as board of directors. The portion of the profit of the company distributed among the shareholders is called as dividends. Dividend. एक बात बताओ यार, जब लोन लेते हो आप तो क्या देते हो, ब्याज देते हो, या आप किसी को लोन देते हो, मान लो आपने लोन, चलो आप डिपॉजिट किए सेविंग बैंक में, तो जो 4% मिलने वाला है वो क्या है, इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि आपने बैंक को लोन दिया है, क्या सेट है, बैंक इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट बोलते हैं, बट वो बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी, आपको पे करना है पैसा, तो आपको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। लेकिन मान लो यही सेम पैसा आपने बैंक को नहीं दिया, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, फिर पैसा कुछ आपको दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि कंपनी ने प्रॉफिट जो कमाया पूरा का पूरा डिविडेंड दे देगी, कभी कभी कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, नहीं देंगे डिविडेंड, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, देयर इज नो कंपल्शन ऑन डिविडेंड कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ठीक है। सो फिर आप बोलोगे फिर इसका फायदा क्या, शेयर की वैल्यू बढ़ रही है ना, आपने 100 रुपए का शेयर लिया था और अब आपको 5 रुपए का डिविडेंड चाहिए, या शेयर की वैल्यू 115 116 हो गई, तो 15 रुपए का प्रॉफिट आया, हर शेयर के पीछे आपने शेयर बेच दिए, तो यहाँ पे ओनरशिप दिख रही है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसे है क्या कि मैं जिसको चाहूँ उसको बेच दूं, फिर कल वो किसी और को बेच देगा, ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का जो होल्डिंग है, अपना इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फर्म में, मैं 20% होल्ड कर रहा हूँ एक पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या मैं किसी को भी उठ के ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो फिर वो किसी और को कर सकता है, नहीं। लेकिन शेयर में क्या है, एक एक सेकंड में कर सकते हैं ना, अभी मैंने परचेस किया, थोड़ी देर में बेच दिया, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, चाहे तो मैंने होल्ड करके रख लिया लाइफ टाइम तक। ठीक है। तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसमें से कुछ हिस्सा जब वो बांटती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप मैनेजमेंट होती है अलग अलग। ओनरशिप किसके पास में होती है, जिन्होंने कंपनी शुरू की है, कंपनी के प्रमोटर्स है, कंपनी के मालिक है, या जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है, वो कौन है, कंपनी के मालिक, ओनर्स। और मैनेजमेंट कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी को चलाना। ओके। अब बाटा इंडिया लिमिटेड का काम अगर है, क्या है बाटा इंडिया लिमिटेड के काम, शूज, शूज जो रिटेल स्टोर्स, मॉल्स में जहां जहां पे भी बिक रहे हैं, तो क्या अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम ग्राउंड लेवल पे होगा, नहीं होगा। जो डायरेक्टर्स है वो अपर लेवल पे बैठे हुए हैं कि भैया इंडिया में और कौन से जगह पे स्टोर्स को खोला जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में और किया जा सकता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हर चीज के पीछे उन्हें मिल रहा है, कौन सी कैटेगरीज का प्रॉफिट मार्जिन उन्हें ज्यादा मिल रहा है, किसमें प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, प्लांट कहाँ डालना चाहिए नया वाला। तो ये जो थिंकिंग, ये जो है ना, ये सब कुछ कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक। और उसी डायरेक्टर्स के बोर्ड में एक मालिक भी होता है। एक्चुअली क्या होगा, जैसे आप समझो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, और बोर्ड में क्या है, सब दूसरे लोग हैं, आप हो ही नहीं, आपके पास में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ही नहीं, तो फिर वो कल आपकी कंपनी को कैसे भी चलाएंगे किधर भी, और पूरा लॉस कर देंगे। उनकी तो कोई खुद की लॉस तो है नहीं, वो जो जाएगा पैसा, पैसा आपने लगाया है, सब कंपनी आपने फॉर्म की है, और कोई चला कोई और रहा है, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए कंपनी का चेयरमैन या कंपनी का जो भी सीईओ होता है ना, वो खुद उस कंपनी का मालिक भी होता है, तभी जाके ये सब कुछ चलता है, उसके बिना नहीं चलता। ओके। डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 सबसेक्शन 20। सेक्शन 220 मैंने गलत बोला, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन सबसेक्शन कैसे बनते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। सेक्शन 1 क्या होता है, कोई भी एक्ट जब बनता है, सेक्शन 1 में लिखा होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, किस एक्ट का नाम क्या होगा, कब से शुरू हो रहा है। सेक्शन 2 में आपकी डेफिनेशन होती है, जो एक्ट में जितनी भी जगह पे यूज की हुई वर्डिंग्स है उनका मतलब क्या है। फिर सेक्शन 3 से आपका एक्ट एक्चुअल में शुरू होता है। तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन वाला है वो क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 का,
कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब ये क्या डेफिनेशन दे रहा है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट, व्हाट इज मीन बाय इनकॉर्पोरेट? इसका मतलब होता है फॉर्म होना, कंपनी का फॉर्म होना, बनना, पैदा होना, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। It means every organization would get the status of company if it is incorporated under the relevant law as a company before or after the enactment of Companies Act 2013। तो कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया, नया वाला अपना जो एक्ट है, लेकिन उसके पहले क्या कंपनीज थी नहीं क्या? टाटा बिरला की तो कंपनी कितने पुरानी है, तो वो कौन से एक्ट के अंदर थी? अगर कोई कंपनी 1970 में 80 में निकली थी, उसका उसका एक्ट कौन सा लगा होगा? कंपनीज एक्ट 1956, ये पहले एक्ट था। 2013 तक यही एक्ट चल रहा था। 2013 में हमारे गवर्नमेंट को जाग आई, उन लोगों ने नया एक्ट बनाने की सोची, क्योंकि ब्रिटेन अंग्रेजों ने बनाया, अब अंग्रेजों ने बनाया तो हम क्यों पीछे रहे? ले लो उनसे एज इट इज कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बना दो। बन गया अपना कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडियन कंटेक्स्ट आफ्टर सम चेंजेस इन द लॉ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. हेनी, ये क्या बोलता है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, फॉर प्रॉफिट, ओके, हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी है, ऊपर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं थी। आज मान लो, ये मैं अभी मान लो इस पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मान लो मैं इसके ऊपर, मिस्टर पप्पू, जिनके पास में क्या है, 100 शेयर्स, कौन किसके हैं? बाटा के। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मिस्टर पप्पू है, 100 शेयर्स है बाटा के। अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, नहीं ठीक है, सही दिख रहा है। तो अब ये क्या है? ये चिट्ठी है। क्या ये पप्पू को लगता है मेरे को ट्रांसफर करना है शेयर? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब ये शेयर उसके डीमैट में है, अब ये फिजिकल कॉपी में नहीं है, डीमैट में शेयर है उसके, तो वो जब चाहे तब इस शेयर को ट्रांसफर कर सकता है इन द मार्केट ओपनिंग आवर्स। इंडिया में स्टॉक मार्केट कब से कब तक चलता है? 9:15 से लेकर 3:30 तक, करेक्ट। The ownership of which is the condition of membership. A joint stock company is a voluntary association of individuals for profit, having its capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership। जिसकी ओनरशिप, जिसकी मालकियत आपकी होनी चाहिए, यही सिर्फ एक कंडीशन है ऑफ बीइंग मेंबर। तो मेंबर कौन है? कंपनी के जो रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें मेंबर कौन है? जिसने शेयर्स को होल्ड करके रखा है वो उस कंपनी का मेंबर है। The above definition reveals some of the most important features of company. Thus, to conclude, we can say that a joint stock company is an incorporated association which is artificial person, not a natural person. Artificial, बनाया गया है, created by law, having a separate name, separate legal entity, perpetual succession। ये कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोल दी है यहाँ पे। सेपरेट नेम, इसका नाम सेपरेट है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेपरेट नाम है, करेक्ट। JSW स्टील लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, ये बार बार हर कंपनी के पीछे लिमिटेड लिमिटेड क्या आ रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी, ओके, सेपरेट नेम है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अंबानी साहब खुद अलग है और रिलायंस अलग है, ओके। रिलायंस की लायबिलिटी जो है वो रिलायंस के असेट्स तक ही सीमित है, अंबानी साहब का घर के ऊपर उसका कोई चार्ज नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप फर्म, मान लो चारों के चारों पार्टनर जो थे वो मर गए किसी एक्सीडेंट में, अब क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल सोल ट्रेडर मर गया, ऑटोमेटिक हो गया खत्म। लेकिन कंपनी में आओ जाओ कोई भी कंपनी चलती रहेगी। पिछले 200 सालों से कोई कंपनियां चल रही है, तो उसमें कई अलग अलग लोग मालिक बन के चले गए, कई अलग अलग लोग उसके अंदर डायरेक्टर्स बन के चले गए, लेकिन कंपनी तो चली रही है, ठीक है। सो टाटा के बाद भी कंपनी चलती रहेगी, टाटा के पहले भी कंपनी चल रही थी, राइट। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है, किसी की जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? बिना किसी के फोर्स के, खुद के मर्जी से। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड है मतलब क्या? फॉर्म हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, कंपनी का खुद का अपना कॉमन सील स्टैंप है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की क्या है? लायबिलिटी लिमिटेड है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है।
सो मालिक बार बार इंटरफेयर नहीं करेगा, और मैनेजमेंट मालिक बनने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे दो अलग अलग लोग। ओके। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो वो मालिक बन जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है आपके, अनलिमिटेड है। कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल आप ले सकते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल है। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपको कहाँ प्लान खोलना है या बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, ये गवर्नमेंट लेगी नहीं। गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप कुछ अनइथिकल नहीं कर सकते, कुछ गलत रास्ते पे जा नहीं सकते। अगर वैसे हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके। सो हर फीचर को हमें पढ़ना है डिटेल में। वॉलंटरी एसोसिएशन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल, कोई भी आके इसका मेंबर बन सकता है। अ पर्सन एट इज ओन विश कैन बिकम मेंबर और लीव मेंबरशिप ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अब ये क्या बात बोली भाई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मैं आपको है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का ऑनलाइन ओपन करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या होता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA AOA, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा होता है, जैसे कंपनी अब जैसे खुद सेपरेट लीगल एंटिटी बन रही है जिसका अनलिमिटेड कैपिटल बेस हो सकता है, अनलिमिटेड फंड्स हो सकते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ एक टर्म्स लिख के रखनी पड़ेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हाँ इस कंपनी का नाम ये रहेगा, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट, कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों ये कंपनी फॉर्म हुई है, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, नेम क्लॉज होगा, उसका फिर एड्रेस होगा कंपनी का, फिर और काफी सारे इसमें क्लॉजेस होंगे। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और बहुत सारी लीगल लैंग्वेजेस में 200 300 400 पन्ने में कुछ लिख के रखा होगा। तो ये क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम लोग प्रैक्टिकली सिर्फ इसलिए देखेंगे कि आपको मालूम पड़े कि उसके अंदर टर्म्स क्या क्या होती है, जनरली कैसे लिखा होता है, वो दिखता कैसे है। ठीक है। सो अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव द मेंबरशिप ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस। अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसके हिसाब से चलेगा, अदरवाइज कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इट इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इसको पढ़ लेना, इसको रट ही लेना, रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। सो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, कंपनी के इंटरनल रूल्स क्या क्या होंगे। Incorporated association, a joint stock company is an association of persons formed and registered under Companies Act. Registration or incorporation is compulsory. An association obtains the status of joint stock company only after its registration under the Companies Act. ठीक है। सो ये एसोसिएशन जो है दो या तीन लोगों का मिला के जो बन रहा है, ये लीगल स्टेटस इसको कब मिलेगा, जब ये रजिस्टर हो रहा है कंपनीज एक्ट में। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट इज एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, इट एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। सो मेंबर अगर नहीं भी रहे, सभी के सभी मेंबर चले गए, कोई नए मेंबर आ गए इसमें, तो भी कंपनी चलेगी। डायरेक्टर सभी के सभी चले गए, नए आ गए, तो भी कंपनी चलेगी। तो कंपनी का खुद का सेपरेट लीगल स्टेटस है। द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड आर कन्फर्ड विद द राइट्स एंड ड्यूटीज। Artificial person, a joint stock company is an artificial person created by law. It is created by a legal process and has its own independent personality. It enjoys certain legal rights like a person, for example to enter into contracts. अब आप बोलोगे कंपनी कैसे एंटर करेगी कॉन्ट्रैक्ट में, कंपनी की बिल्डिंग थोड़ी ना साइन करेगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो अभी मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और अभी अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शंस बोल के एक कंपनी है जिसको कुछ ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट से, उसने मेरे को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो गया, लेकिन मान लो उसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया कुछ बना के देने का, बिल्डिंग बना के देने का। अब अल्ट्राटेक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने से बोला, मतलब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर कृष्णा द, और उसमें क्या लिखा होगा, अगर मेरी मैं इंडिविजुअल हूं तो, और अगर मेरी कंपनी होगी तो क्या लिखा होगा, मेरे कंपनी का नाम एंड किसके बीच में, अल्ट्राटेक कंस्ट्रक्शंस के बीच में। ठीक है। सो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो भले ही ये आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके बावजूद भी उसके पास में कुछ ऐसी पावर्स है जिससे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, परचेज एंड सेल असेट्स एंड प्रॉपर्टी, उसके नाम पे असेट्स एंड प्रॉपर्टीज का सेल आउट भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है। अपॉइंट पर्सन एज ए एम्प्लॉइज, कंपनी अपॉइंट कर रही है आपको एम्प्लॉइज को, तो डिसीजन लेने वाले ऑब्वियसली कोई ना कोई ह्यूमन बींग्स है। बट जो चीजें
डॉक्यूमेंटेशन पे आ रही है वो किसके नाम पे आ रही है, कंपनी के नाम पे आ रही है, बट इट कैन नॉट एक्ट on its own like a natural person as it is a artificial person. Perpetual succession. Perpetual का मतलब क्या होता है, आजन्म तक, अनंत. A joint stock company has a perpetual succession, that is continuous existence. Its existence is not affected by death, insolvency, retirement of any of its members. A joint stock company enjoy a very long and stable life unless it is wound up by following legal procedure. तो कंपनी तो कंपनी रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि उसको बंद करने की जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ना जाया जाए तब तक कंपनी रहेगी, चाहे फिर मेंबर रहे ना रहे, डायरेक्टर रहे ना रहे. Okay, common seal. A joint stock company is an artificial person without physical existence like a natural person. Hence, it is not in a position to sign its name. However, it has a evidence. It has a device in the form of common seal. This common seal acts as a signature. कि ये कंपनी का सील है इसके ऊपर. जैसे बैंक है, बैंक जब आपको बैंक स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके ऊपर सील लगा के दे रहा है खुद का, तो वो दिखाता है कि हाँ ये बैंक का एग्जिस्टेंस है सेपरेट. इट इज affixed on all important documents and contracts of the company. Usually, two directors and secretaries sign the documents as witness after the seal is affixed. तो सील मारेगी कंपनी खुद, क्या नहीं, कोई ना कोई वहां पे प्यून होगा जो सील मारेगा उसके ऊपर, और फिर साइन कौन करेगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स और 1 सेक्रेटरी. ठीक है, इनको साइन करना पड़ेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, लीगल स्टेटस से बोल बोल के क्या हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी ना बच जाएंगे अपने. वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कंपनीज एक्ट में उनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है. अगर कुछ उल्टा सीधा करेंगे फ्रॉड करने के इंटेंशन से तो जेल भी जाएंगे. तो ऐसा मत समझ लेना कि कंपनी का सेपरेट स्टेटस है, इसका मतलब वहां पे काम करने वाले लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. लिमिटेड लायबिलिटी. The liability of the shareholders of a joint stock company is limited. It is limited up to the unpaid part of the face value of shares held by a shareholder. Shareholder is liable to pay only unpaid amount on his shares if any. Shareholder is not concerned with the debts and liabilities of the company. Personal property of the shareholders cannot be used for repayment of debts of company. तो ये क्या बोल रहा है, मान लो मैंने अभी कंपनी का शेयर परचेज किया है, 100 शेयर लिए मैंने, और जिसकी वैल्यू है 10 रुपए, मैंने पे किए सिर्फ 5 रुपए और बोला 5 रुपए बाद में दूंगा. ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी में ऑनलाइन थोड़ी पॉसिबल है ऐसा. ये मान लो कोई कंपनी फॉर्म हो रही है और तब ऐसा 5 रुपए का उन्होंने मंगवाया था कॉल, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आप 5 रुपए 3 महीने बाद देना. अब उसके 3 महीने के बीच में हो जाती है कुछ गड़बड़ कंपनी में, तो अब मैंने 100 शेयर मल्टीप्लाई 5 रुपए तो दे दिए, बचे हुए जो 5 रुपए है जो मेरे को देने हैं उस उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, उसके ऊपर कोई मेरे घर पे नहीं आएगा पैसे मांगने के लिए. ठीक है, सो देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी. बट सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा था क्या, क्योंकि वहां पे तो आप लोकल में बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो आपका घर में से सामान उठा के लेके जाएंगे. करेक्ट. Separation of ownership and management. In a company, ownership is separated from management. Shareholders are real owners of company. However, they are unable to manage the day-to-day affairs of the company because they are large in number. अब आपको बताओ एक बार, टोटल जाते हैं, टोटल शेयर होल्डर्स, एक काम करते हैं अभी, टोटल शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड. देखो यहाँ पे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल 30,10,584, 584, इतने टोटल शेयर होल्डर्स है कंपनी के. अब 30 लाख लोग कंपनी में मालिक है, तो क्या 30 लाख लोग रोज जा जाके कंपनी की बुक्स चेक करेंगे, रोज बिजनेस के अफेयर्स में जाएंगे वो लोग, नहीं होगा ना ये सब कुछ. तो फिर बिजनेस छोड़ो, इनको दिखाते दिखाते ही परेशान हो जाएंगे कंपनी वाले. तो क्या होता है कि ये लोग होते हैं बहुत लार्ज नंबर में, किसी के पास 5 शेयर है, 10 शेयर है, 2 शेयर है, 200 शेयर है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा. तो क्या होता है कि कंपनी के मालिक भले ही आप हो, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कुछ लोग करेंगे. कंपनी में जॉब करने वाले लोग जो है ना, वो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को. ठीक है, वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, कंपनी को, कंपनी के बिजनेस को चला रहे हैं. ओके, और आपका प्रॉफिट बना के वो दे रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है. अदरवाइज फिर ये 30 लाख लोगों का फिर मैनेज कौन करेगा. सो ownership is separated from management. Shareholders are real owners of company. However, they are unable to manage the day-to-day affairs of company because they are large in number. They are scattered. एक दिल्ली में रह रहा है, एक मुंबई में रह रहा है, एक कलकत्ता में रह रहा है, एक कोचीन में रह रहा है, तो क्या वो रोज आएंगे कंपनी का बिजनेस मैनेज करने के लिए. They keep changing because shares are transferable. So they elect board of directors to look after the management of company. All the policy decisions are taken by BOD, board of directors. Transferability of shares. The shares of public company are freely transferable.
A shareholder can sell shares as and when he desires. Membership comes to end when shares are sold. Shares of private company are not freely transferable. So ये important point है प्राइवेट और पब्लिक में कि पब्लिक कंपनी का तो मैं जब चाहूँ तब कर रहा हूँ ट्रांसफर, मेरी मर्जी से है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्या हो रहा है, एज गुड एज जैसे पार्टनरशिप फर्म मैंने बनाई वैसी ही है, बट जो लिमिटेशन है वो खत्म हो चुकी है। ओके, सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी में तो कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। The number of members. Joint stock company is usually owned by large number of persons. A private limited company must have 2 members, maximum 200 members. Okay. A public company must have 7 members and there is no limit on maximum numbers. तो इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या मैच द पेयर में आएगा या आपको कहीं पे भी आएगा, तो इसको लर्न करना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी है तो बताओ 2 लोग मिनिमम लगेंगे, मैक्सिमम 200, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, 100 गुना, ठीक है, 2 से 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लगेंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। सो नंबर ऑफ पार्टनर्स की ये क्राइटेरिया है। कैपिटल, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, पीडी, पब्लिक डिपॉजिट्स। इट कैन आल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट कंट्रोल, a joint stock company has to work under government control and supervision. Registration is compulsory for all companies. A registered company must follow the regulation given in the company law. A company has to file a copy of statement of profit and loss, balance sheet, other financial statement with the register. Accounts में हमने पढ़ा था, what are the financial statements? तो क्या क्या होता है उसमें? कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, फिर वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है। ओ माय गॉड, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये क्या है? ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जब जैसे जैसे ये कोर्स और आगे बढ़ते जाएगा ना, तब बताने में और मजा आएगा। अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है। It has to maintain proper books of account. These accounts must be audited. If a company does not fulfill these statutory obligation, it is penalized. So इनको books of account maintain compulsory करना पड़ेगा, उसका audit भी करवाना पड़ेगा, और नहीं करवाएंगे audit तो फिर penalize भी होंगे। This control is essential to protect the financial interest of small investors. तो अगर कंपनी का ऑडिट हो ही नहीं रहा है तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कंपनी फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही है? तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो तो डूब जाएंगे ऐसे तो, करेक्ट। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी को आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो एक बार है ना, इसको उल्टा रिवाइज करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन हो रहा है। इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी है। आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, या फिर जितने भी हम लोगों ने उसके और फीचर्स पढ़े थे वो सब खुद हो सकता है। कोई रेंट पे चीज लेनी है, असेट्स परचेस करनी है, सेल करना है, उस पे क्या होगा? सील कंपनी का होगा, कॉमन सील। ओके, और साइन कौन करेगा? वहां के 2 डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी, उनको साइन करना पड़ेगा, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा कि ऑथेंटिक है या नहीं। परपेचुअल सक्सेशन है, आओ जाओ कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी की, घर बेच के पैसा देना नहीं पड़ेगा अगर कुछ लायबिलिटी अराइज होती है तो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, राइट, शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है इन पब्लिक कंपनी, इन प्राइवेट कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। फ्रीली नहीं है इसका मतलब क्या है कि जैसे आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स लिस्टेड जो है उसकी शेयर मार्केट में ट्रांसफर कर पा रहे हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा वो। ओके, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग है। नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के जो नंबर है वो अनलिमिटेड है। किसमें? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल आप रेज कर पा रहे हो। गवर्नमेंट कंट्रोल है, आप अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो कि अगेंस्ट है टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ योर मेंबर्स। ओके, सो ये हो गया इन केस ऑफ कंपनी। फिर हम लोगों ने पढ़े थे फीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, फिर मेंबर्स सभी के लिए ओपन टू ऑल है ये। यहाँ पे मिनिमम 10 लोग लगेंगे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी इनकी सबकी लिमिटेड है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प इट्स मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, हाउसिंग कोऑपरेटिव, या फिर कोई और ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मान लो किसानों की है, सारे किसानों की मिलके बनी है कि भाई जिस भी किसान को मदद की जरूरत होगी तो उस वक्त यहाँ से उसको कम रेट में, कम लोन में या बिना ब्याज का पैसा मिलेगा। तो इंटेंशन क्या है?
पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे फार्मर की कम्युनिटी, उनको हेल्प करना। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। स्टेटस क्या है? लीगल, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है। और डेमोक्रेटिक इन नेचर है, 1 मेंबर 1 वोट। चाहे फिर आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 मेंबर हो तो 1 ही वोट रहेगा आपका। अनलाइक इन कंपनी, एक के पास में अगर 10% होल्डिंग है कंपनी की, तो उसके पास में 10% के वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। ओके, देयर इज कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल भी है। फिर देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। और कोऑपरेटिव में मिनिमम कितने देखे थे? 10, और मैक्सिमम अनलिमिटेड देखे थे। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, फिर 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, और फिर अनलिमिटेड। इसको हम लोग एक चार्ट बना के देख लेंगे। नो रिक्वायरमेंट्स फॉर मिनिमम कैपिटल, करेक्ट है। इट इज इजी टू, सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट है। ओके, ईच पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो यहाँ पे भी लिमिटेड लायबिलिटी है अभी तक की। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, पार्टनरशिप फर्म से पैसा बाहर निकाल रहे हो तो वो पैसे पे टैक्स लगने वाला नहीं है आपको। पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो उसके ऊपर क्या है? बंधन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में तो भी बंधन है, लेकिन यहाँ पे बंधन नहीं है। अगर उसमें लिखा है आपके एग्रीमेंट में कि ऐसे ऐसे प्रिंसिपल के बाद ही आप जा पाओगे या कुछ कंडीशंस के बाद, देन ओनली दैट विल प्रिवेल, अदरवाइज रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और फॉर्मेशन की कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू कंपनी। फिर पार्टनरशिप फर्म, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल पार्टनर्स, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं एंजॉय करती है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और ये कैसे होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है और उसको रजिस्टर करना पड़ता है। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी स्टेट का देखना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम, वो हर स्टेट का अपना क्या लॉ है देखना पड़ेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखो क्या क्या लिखा है। कर्ता, को पार्टनर्स, इसमें क्या होता है? मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय बर्थ। सो ये आपको पूछ सकते हैं, हाउ मेंबरशिप इज गिवन? बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स मेंबर। फिर द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। सो कर्ता की लायबिलिटी है अनलिमिटेड। कर्ता ने अगर कुछ जोल कर दिया तो पूरा उसका खुद का पर्सनल वेल्थ बेचना पड़ेगा लायबिलिटी चुकाने के लिए। लेकिन को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये इसमें आपको सिर्फ इतना दिया है, इसमें भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यार क्या ये अपनी लायबिलिटी को इसको ट्रांसफर कर सकता है या असेट को पार्टनर्स को दे सकता है, ताकि लायबिलिटी जब आएगी तब इसके पास में कुछ रहेगा नहीं तो ये क्या देगा। और को पार्टनर्स के नाम पे रहेगी तो वो तो लिमिटेड ही है, वो तो उनकी जेब काट के तो दे नहीं सकते। ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे व्हेन यू विल रीड दिस हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहां से ये सब कुछ बनाई है। तो आपके इनिशियल लेवल पे है बिल्कुल। ओके, सोल ट्रेडिंग कॉन्सन, 1 मैन शो आपका आना चाहिए। इसका कोई लॉ नहीं है, बट इसको लॉ ऑफ लैंड जो है नॉर्मल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था। ओके, तो यार इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके करिकुलम के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, और फिर क्वेश्चंस है। कितना इजी है ना 11th, काफी इजी है यार। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, चैप्टर नंबर 3। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।